नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो हो गया वो ऐलान जंग जिसका पूरे देश को इंतजार था। मैं बात कर रहा हूं साल 2024 के लोकसभा चुनाव के तारीखों का। ये वो ऐलान है जिसने इन चुनावों को एक ब्लॉकबस्टर बना दिया। जी हां, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का उत्सव शुरू होने जा रहा है। कल यानी कि 16 मार्च को दोपहर 3 बजे देश के इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश भर में होने वाले लोकसभा इलेक्शन का शेड्यूल पेश कर दिया है जनता के सामने। इस शेड्यूल को अगर हम गौर से देखें तो इसमें लोकसभा की कुल 543 सीट्स के लिए 7 चरणों में मतदान यानी कि वोटिंग की जाएगी। गौर करने वाली एक और बात यह भी है दोस्तों कि यह साल 1951 के बाद भारत में होने वाला सबसे लंबा लोकसभा चुनाव होने वाला है। इस शेड्यूल को अगर हम देखें तो इसमें फेज 1 में 102 सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी 19 अप्रैल को। फिर वहां से हम आते हैं फेज 2 में जिसमें 89 सीट्स के लिए वोटिंग की जाएगी 26 अप्रैल को। वहां से फिर करीब 10 दिन के बाद 7 मई को फेज 3 में 94 सीट्स के लिए वोटिंग किया जाएगा। और वहां से हम आते हैं फेज 4 में जब 96 सीट्स के लिए वोटिंग किया जाएगा 13 मई को। और फिर एक हफ्ते बाद हम पहुंचेंगे फेज 5 में जब देश में 49 सीट्स के लिए वोटिंग की जाएगी। और वहां से सेकेंड लास्ट जिसको हम 6th फेज बोलते हैं वो होगा 25 मई को जब 57 सीट्स के लिए वोटिंग की जाएगी। और अंत में दोस्तों हम आते हैं फेज 7 में जहां पर 57 सीट्स के लिए वोटिंग की जाएगी 1 जून को। इन 7 चरणों के मतदान के बाद दोस्तों 4 जून को वोटिंग की गिनती की जाएगी। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि 4 जून होगा रिजल्ट डे, जिस दिन हमें यह पता चलेगा कि आखिर अगली सरकार किसकी बनेगी। अब दोस्तों हमें यह समझना चाहिए कि आखिर किस राज्य में कितने फेजेस में वोटिंग की जाएगी। इसे आसान बनाने के लिए मैंने इस देश के सभी राज्यों को 6 कैटेगरीज में बांट दिया है। इसमें सबसे पहला कैटेगरी है सिंगल फेज वोटिंग, यानी कि वो राज्य जिसमें एक ही दिन में वोटिंग खत्म की जाएगी। इसमें आते हैं उत्तर के राज्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली। उसके बाद हम दक्षिण में अगर देखें तो आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना आते हैं। और अगर हम बात करें पश्चिम की तो इसमें गोवा और गुजरात आते हैं। फिर जब हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज की दोस्तों तो इसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख और पुदुचेरी, इन सब यूनियन टेरिटरीज के लिए भी एक ही चरण में वोटिंग की जाएगी। और जब हम बात करें पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट की, उसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, ये सारे राज्य आते हैं। तो ये थी पहली कैटेगरी दोस्तों। अब जब हम दूसरी कैटेगरी पे आते हैं तो दूसरी कैटेगरी है 2 फेज वोटिंग की, यानी कि वो राज्य जहां पर 2 फेजेस में मतदान को पूरा किया जाएगा। इसमें उत्तर भारत में राजस्थान आता है, दक्षिण में कर्नाटक आता है और फिर उसके बाद पूर्वोत्तर में मणिपुर और त्रिपुरा, ये 2 राज्य भी आते हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों 3 फेज वोटिंग वाले स्टेट्स की, यानी कि उन स्टेट्स में जहां पर 3 फेजेस में वोटिंग की जाएगी। इसमें उत्तर भारत का छत्तीसगढ़ आता है और नॉर्थ ईस्ट में असम आता है। यही 2 राज्य है केवल जहां पर 3 फेज में वोटिंग की जाएगी। फिर हम आते हैं अपने चौथे कैटेगरी पर जिसमें है 4 फेज वोटिंग। इसमें उत्तर भारत में मध्य प्रदेश आता है और ईस्ट यानी कि ईस्ट भारत में झारखंड और उड़ीसा, ये दोनों राज्य भी आते हैं। तो कुल मिलाकर 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर 4 फेजेस ऑफ वोटिंग होगा। फिर हम आते हैं अपने 5वें कैटेगरी पर जो है 5 फेजेस ऑफ वोटिंग। जी हां, इसमें उत्तर भारत में जम्मू एंड कश्मीर आता है और वेस्ट भारत में यानी कि पश्चिम भारत में महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र को लेकर दोस्तों कई लोग थोड़े हैरान थे, अगर आप कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की राय माने, कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि इस बार महाराष्ट्र में 5 चरणों का चुनाव किया जाएगा, जबकि पास्ट में वहां पर बहुत कम, केवल 2 चरणों में ही चुनाव खत्म हो जाता है। फिर आते हैं दोस्तों हम अपने आखिरी कैटेगरी पर जो कि है 7 फेज वोटिंग, यानी कि वो राज्य जिसमें 7 चरणों में मतदान
किया जाएगा। इसमें उत्तर भारत का राज्य उत्तर प्रदेश आता है, जैसे जो आप जानते हैं देश की सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है। और उसके बाद हम बात करेंगे पूर्व भारत में, जो पूर्व भारत के दो राज्य ऐसे हैं जो इन 7 फेज ऑफ वोटिंग में आते हैं, जो है बिहार और पश्चिम बंगाल। तो ये थी वो 6 कैटेगरीज दोस्तों, जिससे हमें समझने में काफी सरलता मिलती है, आसानी होती है समझने में कि आखिर किस स्टेट में कितने फेजेस में वोटिंग की जाएगी। अब से कुछ मिनटों में मैं इस बात पर ध्यान देना चाहूंगा कि वो कौन से फैक्टर्स और मुद्दे हैं जो इस चुनाव का रिजल्ट तय करेंगे, और इस चुनाव से जुड़ी कुछ और खास बातों पर भी मैं गौर करना चाहूंगा। धन्यवाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब मैं उन मुद्दों और उन विषयों पर बात करना चाहूंगा जो मेरे हिसाब से इस देश के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट तय करेंगे, उन फैक्टर्स पर। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है मोदी वेव। जी हां, क्या इस चुनाव में भी हमें मोदी लहर देखने को मिल सकती है? क्या ये एक मोदी लहर का चुनाव होगा, वैसे ही जैसे हमने 2014 और 2019 में देखी थी? और अगर हां, तो किस फॉर्म में? क्या बीजेपी को फिर अपने दम पर बहुमत मिलेगा, या फिर हमें एक एनडीए सरकार देखने को मिल सकती है जिसमें किसी एक पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलेगा? याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ यह दावा किया है कि बीजेपी को अपने दम पर इस बार 370 सीट मिलेंगी और एनडीए 400 का आंकड़ा भी पार कर सकती है। एक बात तो स्पष्ट है दोस्तों कि इस बार भी एनडीए की तरफ से इस चुनाव को एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन बनाने की पूरी कोशिश की गई है, यानी कि एक लीडरशिप कॉन्टेस्ट जिसमें लोगों का ध्यान सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर जाएगा, उनकी छवि और उनके व्यक्तित्व पर। तो हमें 4 जून को यह पता चल जाएगा कि आखिर में नतीजा क्या आता है और प्रधानमंत्री का यह दावा आखिर सच निकलता है कि नहीं। अब वो दूसरा फैक्टर है नैरेटिव। जी हां, आखिर इस चुनाव में वो कौन सा ऐसा नैरेटिव होगा जिस पर इस देश के वोटर्स भरोसा करेंगे? अगर हम एनडीए की बात करें तो उनके नैरेटिव में कई सारी चीजें हैं। उसमें वो बात कर रहे हैं अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के बारे में, यानी कि उनके हिसाब से देश में कितना विकास वो कर पाए हैं देश का। और उसके अलावा कई और ऐसे वो दावे कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी बनाएंगे, और साथ ही विकसित भारत यानी कि एक डेवलप्ड इंडिया का संकल्प भी वो लेकर लोगों के बीच में उतरे हैं। दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें यानी कि इंडिया अलायंस की, तो वहां पर एक बात तो स्पष्ट है कि उनका एक मुद्दा यह जरूर है कि पिछले 10 साल में उनके हिसाब से देश पूरी तरीके से बर्बाद हुआ है और विकास जो है उनको ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता। उसके अलावा राहुल गांधी जो कि इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता है, उन्होंने भी अपने तरीके से कई सारी गारंटीज की है इस देश के युवाओं के लिए और इस देश की महिलाओं के लिए और कई सारे वर्गों के लिए भी। आखिर देखना पड़ेगा कि इस चुनाव में वोटर्स किस नैरेटिव पर ज्यादा भरोसा करते हैं। गारंटी शब्द दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस चुनाव में एक बज़वर्ड की तरह उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार बात करते हैं मोदी की गारंटी की, यानी कि ये उनका एक तरीके से एक वॉर क्राई बन चुका है। और दूसरी तरफ अभी राहुल गांधी भी इंडिया गठबंधन की गारंटीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखना यह है कि वो कौन सी गारंटी है जिस पर इस देश की जनता भरोसा करेगी। अब तीसरा अहम फैक्टर है हिंदी हार्टलैंड, यानी कि इस देश की हिंदी पट्टी। जी हां दोस्तों, हमें ये याद रखना चाहिए कि इस देश के 225 सीट्स ऐसे हैं हमारे लोकसभा में जो सीधा सीधा हिंदी पट्टी से आते हैं। जी हां, यानी कि किसी भी गठबंधन को अगर सरकार में आना है तो हिंदी पट्टी में एक अच्छा प्रदर्शन बहुत जरूरी होगा। पिछले 2 चुनावों में यानी कि 2014 और 19 में एनडीए ने, जिसमें बीजेपी एक मेजर पार्टनर है, उन्होंने हिंदी हार्टलैंड को पूरी तरीके से स्वीप किया है और उसकी वजह से उन्हें काफी आसानी हुई है सरकार बनाने में। तो अगर इंडिया गठबंधन को सरकार में आना होगा तो उन्हें बीजेपी और एनडीए को हिंदी पट्टी में एक जबरदस्त मुकाबला देना होगा। यह था तीसरा फैक्टर। अब जब हम आखिरी फैक्टर पे आते हैं तो वो फैक्टर है आखिर इस लोकसभा में 190 सीट्स यानी कि 190 सीटों पर जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की एक डायरेक्ट फाइट है, आखिर वहां पर क्या होगा।
जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही अहम फैक्टर है। पिछले दो लोकसभा चुनाव में जब भी बीजेपी और कांग्रेस का डायरेक्ट फाइट हुआ है इस देश के 190 सीट्स पर, तो बीजेपी ने उसको पूरी तरीके से डोमिनेट किया है और पिछली बार उन्होंने लगभग 90% से ऊपर सीट जीती थी जब वो कांग्रेस के साथ सीधी टक्कर में थे। तो ये इस बार उनका इस परफॉर्मेंस को रिपीट करना बहुत आवश्यक है अगर उन्हें फिर से एनडीए और अपने आप को यानी कि बीजेपी को खुद फिर से बहुमत लाना है या नहीं। और इंडिया गठबंधन के लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि कांग्रेस, जो इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, वो खुद बीजेपी के खिलाफ इस लड़ाई में एक अच्छा प्रदर्शन दे जिससे बीजेपी की संख्या घट जाए। तो ये थी वो 4 फैक्टर दोस्तों जो मेरे हिसाब से इस देश के लोकसभा चुनाव का नतीजा तय करेंगी। अब इस कुछ और दिलचस्प बात इस चुनाव को लेकर मैं करना चाहूंगा। उसमें सबसे पहला फैक्टर है कि इस चुनाव में 96.8 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं, जो कि साल 2019 से 6% ऊपर है। साल 2019 में 5.6 करोड़, माफ कीजिएगा, 91.2 करोड़ थे, जो इस बार 5.6 करोड़ की संख्या से ज्यादा बढ़कर 96.8 करोड़ पर आ गया है। उसमें अगर हम पुरुष यानी कि मेल वोटर्स की बात करें तो उनकी संख्या अब 49.7 करोड़ है, जो कि 2019 के 46.5 करोड़ से 6.8 यानी कि 6.8% ज्यादा है। अगर हम महिलाओं की यानी कि फीमेल वोटर्स की बात करें तो इस लोकसभा चुनाव में 47.1 करोड़ महिला मतदाता है, जो कि 2019 के 43.1 करोड़ से 9% ज्यादा है। उसके अलावा अगर हम फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें यानी कि वो वोटर्स जिनकी उम्र या तो 18 या 19 के बीच में है, उसमें 1.89 करोड़ वोटर्स है इस बार, जो कि साल 2019 के 1.5 करोड़ वोटर्स से करीब 26% ज्यादा है। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स इस चुनाव में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे यह तय करने के लिए कि किस पार्टी की सरकार बनेगी। उसके अलावा दोस्तों इस लोकसभा चुनाव में 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन है, यानी कि 10.5 लाख ऐसे जगह है जहां पर लोग जाकर अपना मतदान डाल पाएंगे, जो कि साल 2019 के 10.35 लाख से करीब 1.4% ज्यादा है। और एक आखिरी दिलचस्प बात है कि इस चुनाव में 55 लाख ईवीएम का उपयोग किया जाएगा, जिसके अंदर लोग जाकर अपना मत डाल पाएंगे।